गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए फिर इकट्ठे हुए हैं और जो छठा चैप्टर है उसको फिर हम लोग आगे ले जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी प्रेशर में हो, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, ऊपर से लेसन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो होता है ऐसा। लेकिन सब अच्छा होगा, आप लोग भी अच्छा लिखोगे, अच्छा एग्ज़ाम होगा और मुझे आशा है कि मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे। पिछले एग्ज़ाम में हमने काफ़ी कोशिश की थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह में अच्छी कोशिश की थी। अभी आप लोग को ये दिखाना है कि हमने पढ़ाई की है। प्रैक्टिकल में मैंने देख लिया, बाकी थ्योरी में आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम सर अपनी तरफ से इतना अच्छा करेंगे कि आपको निराश नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब बच्चों का टाइम आ गया है कि अपने टीचर को निराश नहीं करने का, और देखता हूँ कितने अच्छा बच्चा करते हैं और कितने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो हम लोग पृथ्वी के अंदरूनी हलचलों के बारे में देख रहे थे, क्या क्या होता है, और हमने भूकंप को पूरा कर लिया था। आज हम लोग ज्वालामुखी को स्विच ऑन करेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है, जिस तरह भूकंप के प्रकार वगैरह होते हैं वैसे ही ज्वालामुखी के हैं, और जो मैक्सिमम मिलता जुलता ये लेसन का पार्ट है, और छठे चैप्टर में ही है। ये थोड़ा लंबा लेसन है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको समाप्त करने की। उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मैं छूट दे दूंगा, थोड़ा धीरे चलेंगे हम लोग। इस लेसन तक हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ज्वालामुखी जो होता है भूतल पर घटने वाली आकस्मिक और भयानक घटना होती है, भूकंप की तरह ये है। इसके बारे में डिफरेंट वैज्ञानिकों ने, डिफरेंट भूगोलवेताओं ने अपने अपने मत दिए हैं। उन मतों में जो अपने अपने मत भूगोलवेताओं ने दिए हैं उनको बाय नेम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मोक हाउस ने अपने शब्दों में लिखा है, ज्वालामुखी धरातल के वे छिद्र हैं जिसमें भूगर्भ से मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। मैंने आपको बताया था, जब पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़ होती है ज्वालामुखी आने से पहले, उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब पृथ्वी पर ऊपर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो फिर मैग्मा की यहाँ बात हो रही है। इसी प्रकार वार्सेस्टर ने अपनी एक परिभाषा दी है, ज्वालामुखी प्राय एक गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत भूगर्भ से गैस, जल, तरल, लावा, शैल खंड तथा भूतल पर विस्तृत होते रहते हैं। तो इनको हम लोग ये वार्सेस्टर ने अपनी डेफिनेशन दी है इसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। लेकिन टी वार्था ने अपनी अलग से वो दी है, जो उसकी डेफिनेशन है, वे सभी प्रक्रिया जिनसे द्रवित चट्टानें पृथ्वी की गहराई से भूपटल पर आ जाती हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। ज्वालामुखी की संरचना के बारे में हम लोग देखें तो भूतल पर जिसे मुंह से मैग्मा, गैस तथा विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस छिद्र के चारों ओर निकली हुई सामग्री के जमा होने से ज्वालामुखी शंकु, ये डेफिनेशंस आपको याद करने पड़ेंगे, जनरल नॉलेज का भी है और खाली स्थान भरने के लिए भी आ सकते हैं। छिद्र के चारों ओर निकली हुई सामग्री के जमा होने से ज्वालामुखी शंकु वैल्केनिक कोन का एक निर्माण होता है। इस जमाव का बड़ा ऊंचा भाग शंकु पर्वत का रूप धारण कर लेता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। छिद्र से जुड़ी जिस प्राकृतिक नली से मैग्मा इत्यादि निकलता है उसे ज्वालामुखी नली, चिमनी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भट्टे वगैरह होते हैं उसमें चिमनी लगी होती है। इसी प्रकार ज्वालामुखी नीचे से निकलता है, पृथ्वी के नीचे से निकलता है, तो ऊपर जब वो जहाँ से निकलता है तो एक चिमनी का रूप धारण कर लेता है, उसे ज्वालामुखी चिमनी कहा जाता है। चिमनी के ऊपर कटोरे जैसी आकृति का एक घेरा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। ये सब आपको याद करने हैं। क्रेटर के अत्यधिक विस्तृत हो जाने पर उसे काल्डेरा कहते हैं। कई बार मैग्मा मुख्य नली के दोनों ओर एक और रंध्रों से होकर बाहर निकलता है, छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण करता है। इसे गौण शंकु कहा जाता है। और आपके बुक में बड़ा अच्छा दिखाया गया है, ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। इसमें ज्वालामुखी की संरचना के बारे में ये चित्र दिखाया गया, बहुत अच्छा दिखाया है। अब हम लोग देखें ज्वालामुखी के पीछे कौन कौन से कारक हैं जो ज्वालामुखी लाने में सहायक होते हैं। तो ये कारकों को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो पीछे जो कारक होते हैं उनका योगदान होता है। इन कारकों में हम लोग मुख्यतः 4 कारक मानते हैं, तो इनको 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं।
मैग्मा की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया का प्रमुख कारण भूगर्भ में मैग्मा का होना है। मैग्मा कैसे बनता है ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में। तो भूगर्भ में अगर मैग्मा है तो उसकी वजह से ही इसमें ये होता है। मैग्मा की उत्पत्ति सेलों को पिघलने से होती है, जिसके ऊंचे तापमान की जरूरत जिसमें मैग्मा बनने के लिए तापमान ऊंचे की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की भीतरी परतों में उष्मा के निम्नलिखित स्रोत होते हैं। जो उष्मा होती है, नीचे गर्मी आती है पृथ्वी के नीचे, उसके स्रोत अगर हम लोग देखें तो निम्न स्रोत माने गए हैं। जैसे आद्य उष्मा, प्राइमोर्डियल हीट बोलते हैं जिसको बोलते हैं। अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी का गोला, जब पृथ्वी बनी थी तो एक का गोला हुआ था, धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और इस ठंडी होती हुई पृथ्वी का जो अंदर का पार्ट है अभी तक ठंडा हो रहा है और वहीं से हीट निकलती है। पहला ये उनका विचारधारा है। दूसरा ये है कि रेडियोधर्मी द्वारा विघटन। रेडियोधर्मी जो होती है उनका विघटन होता है तो उष्मा पैदा होती है, उसी से मैग्मा बनता है, उसी से गर्मी से मैग्मा बनता है। इसमें यूरेनियम और थोरियम जैसी रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्मा वगैरह बनता है। तीसरा जो है भूप्लेट विवर्तनिकी जो है, ज्वालामुखी उद्भेदन की इस नवीनतम वैज्ञानिक व्याख्या के अनुसार भूपटल महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के विभाजन से होता है। इन प्लेटों की सीमाओं पर जो टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से होता है। प्लेट संचालन के कारण जब भूप्लेटें विपरीत दिशाओं में गतिशील हो जाती हैं तो उसी दबाव के कारण उसी ऊपरी मंडल में तापमान बढ़ता है और इससे चट्टानों का विशेषक गलन होता है। इस कम सिलिका युक्त थोलाइट बेसाल्ट उत्पन्न होता है। यह मैग्मा मंडल से उत्पन्न हुई तरंगों के साथ दरारी प्रवाह के रूप में बाहर निकलता है। तो ये था आपके जो ये 4-5 जो कारण हैं उसको 3 अभी हम लोग देख चुके हैं। इसका जो चौथा है, इसका कारण ये है, जो कारक है ये है संकुचन उष्मा। पृथ्वी को धीरे धीरे ठंडा होकर संकुचित होने से बाहर की परतों का भीतरी परतों पर दबाव पड़ता है और इस दबाव से ज़मीन के अंदर गर्मी बरकरार रहती है। तो ये भी एक कारण है जो मैग्मा का है। तो दूसरा इसका जो मेन कारण है वाष्प एवं गैसों की उत्पत्ति। तो इसमें वाष्प और जलों की उत्पत्ति, जो वाष्प और गैसों की उत्पत्ति है कहाँ से आती है? जल और ज्वालामुखी का अटूट रिश्ता होता है। जैसे आपने देखा है जल और गर्मी मिलने से क्या बनते, जलवाष्प बनते हैं और जल के उत्तम मैग्मा के संपर्क में आने से भारी मात्रा में वाष्प और गैसों का निर्माण होता है। और वर्षा का जल, धराती प्रवाह का जल कुछ मात्रा में रिसकर जमीन के नीचे पहुंच जाता है। जैसे बस आपने देखा हो चट्टानों से पानी रिस के अंदर जाता रहता है। तलछटी चट्टानें मेन इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त तटीय भागों में तटीय जल रिसकर पृथ्वी के अंतरिम भागों में पहुंचता है। भीषण गर्मी का जलवाष्प में बदल जाता है। इसका आयतन तथा दबाव बढ़ जाता है। तीव्र गैस और वाष्प झुटड़ को तोड़कर मैग्मा के साथ धरातल पर निकलती है। अतः ज्वालामुखी उद्भेदन गैस और नोदक शक्ति की भूमिका निभाती है। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरे कारण में देखें हम लोग तो दुर्बल भूभागों का होना। जो भूभाग दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनका होना भी एक कारण है। ज्वालामुखी पर्वत के विश्व वितरण विज्ञान से हम लोग देख सकते हैं अधिकांश ज्वालामुखी निश्चित पेटियों में उन भागों में पाए जाते हैं जो भूपटल पर जिनका भूपटल दुर्बल होता है। उठते हुए मैग्मा व गैसों के प्रचंड बल से दुर्बल क्षेत्र टूट जाते हैं और उद्भेदन की आसानी से हो जाता है। ये दुर्बल चट्टानों की वजह से होता है। और जो चौथा कारण है भूकंप का है। भूपटल की चट्टानों की उपस्थिति संतुलन में विकार आने से होते हैं। इससे चट्टानों में भ्रंश की दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों द्वारा निचली परतों पर ऊपरी परतों का दाब होने से भूगर्भिक जो सैलें होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और तापमान पिघलकर मैग्मा के रूप में बदल जाता है। गर्म सेल के संपर्क में आने से जल, गैस, वाष्प बदल जाते हैं और जो चट्टानें हैं और दुर्बल चट्टानें हैं टूट जाती हैं और वहाँ से मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं अब हम लोग ये देखते हैं। जब अगर बाई चांस ज्वालामुखी हो, अगर विस्फोट हो गया तो कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। इसमें गैस, तरल पदार्थ लगभग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गैसों को हम देखें। जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है उसमें सबसे पहले गैस भूपटल पर तोड़ती हुई भारी गर्जना के साथ पृथ्वी पर आती है। अन्य पदार्थ गैस द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। गैसों में भाप, स्टीम का सबसे अधिक महत्व पाया जाता है।
ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस 80 से 90% अंश भाप का ही होता है। भाप वायुमंडल में मिलते ही ठंडी होकर आर्द्रता को बढ़ा देती है। इससे ज्वालामुखी के क्षेत्र में भारी वर्षा भी होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त इन गैसों का हाइड्रोजन सल्फाइड व कार्बन सल्फाइड जैसे लपटें उठती हैं और प्रज्वलित गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों तथा अन्य गैस जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड, अमोनिया क्लोराइड आदि सम्मिलित होती हैं। ये गैसें उसमें से निकलती हैं। उसके बाद में दूसरे तरल पदार्थ उसमें से निकलते हैं। उनमें देखें हम लोग तो ज्वालामुखी के अंगारे की तरह दहकता हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, जिसे लावा कहते हैं। ताज़ा लावे का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका तापमान काफ़ी होता है और इसका तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो लावा होता है उसके साथ उबलता हुआ पानी भी निकलता है। लावा की गति भूमि के ढाल और लावा में सिलिका के अंश पर निर्भर करती है। सिलिका की मात्रा आधार दो प्रकार का होता है, एक आम्लिक और दूसरा अल्पसिलिक। तो जो आम्लिक होता है इसमें सिलिका का अंश 75% होता है और अधिक गाढ़ा होने के कारण यह लावा धीरे धीरे अर्थात 15 किलोमीटर गति से अपना ट्रेवलिंग करता है। वायुमंडल के संपर्क में आने पर यह शीघ्र ही जम जाता है और ज्वालामुखी को ऊंचे ऊंचे पर्वत का रूप आम्लिक रूप धारण कर लेता है। अगर दूसरा वाला देखें तो इस लावा में सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। इसमें 40% के करीब सिलिका पाई जाती है। पतला होने के कारण ये लावा दूर तक प्रवाहित होता है और गति लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। परिणाम स्वरूप प्रवाह से ऊंचे ऊंचे पर्वत बजाय पठारों का निर्माण होता है। जो ज़्यादा तेज़ चलता है इसकी वजह से ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं हो पाते और ये पठारों का ही निर्माण कर पाता है। इसके अलावा कुछ ठोस पदार्थ भी पृथ्वी के नीचे से निकलते हैं। वो जैसे प्रचंड गति से ऊपर उठता हुआ मैग्मा मार्ग में आने वाली चट्टानों को तोड़कर उसके चट्टानों को हवा में ऊपर फेंक देता है। पृथ्वी पर आपस में गिरने से शिलाखंड बमों की तरह बरस जाते हैं। इसे ब्लैक स्नोफॉल कहते हैं। इन ठोस विखंडित पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़े राख में शामिल होती हैं, जिन्हें निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। जो लावा अंदर से निकलता है, ठोस पदार्थ बाहर से निकलते हैं, उनमें मेन जो चीज़ें होती हैं हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है ज्वालामुखी राख, ये महीन कणों की राख होती है। दूसरा है लेपिली, ये सुपारी या अखरोट जैसे कठोर टुकड़े होते हैं। इसके बाद तीसरा है स्कोरिया, ये मटर के आकार के तरफ के नुकीले पदार्थ होते हैं। इसमें चौथा प्रकार है संकोनास्म या ब्रेसिया बोलते हैं जिसको। ये छोटे छोटे नुकीले शिलाखंड होते हैं जो लावा में चिपक कर संगठित हो जाते हैं। इसके बाद में जो पांचवा जो है पदार्थ है वह ज्वालामुखी बम। ये 6 से 7 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर व्यास वाले शिलाखंड होते हैं और ये 200 टन से भी ज़्यादा ज्वालामुखी बम देखे गए हैं। इसका अगला जो छठा पदार्थ होता है वो है झामक। ये ब्रेसिया के साथ वायु के मिश्रण से छिद्रमय रोड़े होते हैं और स्पंज की भांति हल्के होते हैं और जल में नहीं डूबते। इसका जो अगला कारण है सातवां जो इसका पदार्थ है ये है टफ। ये राख के जुड़े हुए टुकड़े होते हैं और ये बाहर निकलते हैं और ज्वालामुखी के ये इसमें पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के साथ में हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है और ज्वालामुखी के हम लोग प्रकारों को देखें तो मुख्यतः ज्वालामुखी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। ये भी आपका एक डायग्राम टाइप दिया गया है। डायग्राम में बताया गया ज्वालामुखी उद्गार के कारण वर्गीकरण और उद्गार के अवधि के कारण वर्गीकरण। 2 प्रकार से हमें ज्वालामुखी को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे उद्गार के अनुसार हम लोग देखें तो उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं इनको हम लोग फिर सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में। जो उद्गार के अनुसार होने वाले ज्वालामुखी का यह उद्भेदन किसी नलिका या केंद्रीय मुख के प्रचंड विस्फोट के ध्वनि या कंपन और गड़गड़ाहट के साथ होता है। इसमें नुकीले शिलाखंड की बारिश के साथ लावा निकलकर आकाश में पहुंच जाता है। इसमें वाष्प गैसें वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं और ये पृथ्वी पर आकर फैल जाता है। इसके हवाई तुल्य ज्वालामुखी होता है जिसको इसके सब पार्ट्स है, इसको हम लोग हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्भेदन शांत ढंग से होता है, बहुत ही कम विस्फोटक होते हैं। इनका मुख्य लावा का पतला होना, गैस की तीव्रता की कमी होना, उद्गार के समय लावा छोटे छोटे लाल पिंडों गैसों के साथ ऊपर निकलता है। इसे मोनोलोवा ज्वालामुखी भी कहा जाता है। स्टारलोबी तुल्य ज्वालामुखी का दूसरा प्रकार है इसका। इस प्रकार के ज्वालामुखी में उद्भेदन
हवाईयन ज्वालामुखी की अपेक्षा कुछ तेज होता है। गैसों के मार्ग में रुकावट आने पर कभी कभी स्ट्रॉबेरी तुल्य ज्वालामुखी विस्फोटक भी होते हैं इसके अंदर। बेसिक या अल्पसिलिक लावा भी निकलता है इसके अंदर, जो हवाईयन ज्वालामुखी की तुलना में कम तरल होता है। इसके अलावा जो तीसरा इसका पदार्थ है, जो उसमें ज्वालामुखी का वो टाइप है, वो है वोल्केनो ज्वालामुखी। वोल्केनो ज्वालामुखी भूमध्य रेखा सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोटक उद्गार होते हैं। इनमें चिपचिपा लेसदार लावा बाहर निकलता है, जो अगले उद्गार से पहले जमकर ज्वालामुखी छिद्र को बंद कर देता है। इस अवरोध के कारण इकट्ठी हुई गैस भीषण उद्गार के साथ बंद मुंह अथवा धक्के क्लोट को तोड़ देती है और ये गोभी के फूल के जैसे बन जाता है। ये डायग्राम आपके दिए गए हैं, बहुत अच्छे दिए गए हैं, इसमें आप देख के समझ सकते हो। विसुलियस जो अगला प्रकार है इसका, विसुवियस जो ज्वालामुखी है, ये वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की तरह होता है। फर्क इतना है कि विसुवियस ज्वालामुखियों में गैसों की तीव्रता के कारण लावा विखंडित पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। इसका उद्गार 79 ईस्वी में हुआ था। इसमें परोक्ष जो प्लिनी महोदय ने कहा था, इसके बारे में बताया था। इस कारण प्लिनी के नाम पर ऐसे उद्गार ज्वालामुखियों को नाम दिया गया है। प्लिनी प्रकार का ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस प्रकार ज्वालामुखी को प्लिनी प्रकार का ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अगला ज्वालामुखी का प्रकार है इसमें प्लियन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें सबसे भयंकर विस्फोटक तथा विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। इसमें निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा तथा लेसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली लावा की कठोर परत जम जाती है, जिससे अगले उद्गार के समय गैस भयंकर विस्फोट के साथ तोड़ती हुई धरातल पर आ जाती है। दमकते हुए बादलों को हवाई द्वीप समूह के लोग अग्नि देवी पीली की केस राशि समझते हैं। सन 1902 में पश्चिमी द्वीप समूह में मार्टिनिक द्वीप के पीली पर्वत पर ज्वालामुखी का भयंकर उद्भेदन हुआ था। और इससे अगला जो ज्वालामुखी है, दरारी उद्भेदन बोलते हैं इसको, फिशर इरप्शन बोलते हैं। इसमें इस प्रकार का उद्भेदन में बेसाल्टिक लावा किसी एक मुख्य से निकलकर सैकड़ों लंबी दरारों में फंस जाता है और उबलकर निकलता है। दरारी उद्भेदन में न तो भीषणता होती है और न ही गैसों और चट्टानी पदार्थ होते हैं। इसमें अत्यधिक जो लावा होता है तरल पदार्थ में ही होता है। और दक्षिणी भारत का लावा पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्नेक नदी का प्रदेश, ब्राज़ील का पठार दरारी उद्भेदन से बने हुए हैं। सन 1783 में आइसलैंड में ऐसे ही उद्भेदन हुआ था। तो ये है आपका पहले प्रकार का ज्वालामुखी, जिसको हम लोग उद्गार के आधार पर डिवाइड करते हैं। ये 5 प्रकार मेनली 2 प्रकार के हैं, और उसके बाद में इनके पहले वाले को सब पार्ट्स में 5 पार्ट में बांटा गया है, और दूसरा वाला एक ही प्रकार का है। और जो तीसरा आधार है ज्वालामुखी का, जो दूसरा आधार है ज्वालामुखी उद्भेदन का, उद्गार की अवधि के आधार पर है। इसको हम लोग कल करेंगे। आज काफ़ी हो गया है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। एंजॉय योरसेल्फ।